currently working in Ayurved College as a professor. As you have information that Gujarati, English, Hindi, which language is preferable? हिंदी. ओके. तो जैसे आप सबको पता है कि आज का टॉपिक हम आयुर्वेद के बारे में बात करने वाले हैं. 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर में. पहले भी आ चुके हैं, अभी रहने वाले हैं. तो ऑलरेडी जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको आयुर्वेद में कैसे बोला है, कैसे फॉलो करना है, वो एक चीज़ होगी. और दूसरा मेनली डाइट. एक्चुअली आप सब आए यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, जो मैं समझता हूँ कि सबको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, पॉसिबल हो उतना हमको फॉलो करना है. तो वो लाइफस्टाइल का जो साइंस है वो एक्चुअली हमारा ट्रेडिशनल साइंस है. ट्रेडिशनल हेल्थ स्ट्रीम जिसको बोलते हैं वो एक पूरा आयुष के अंडर आता है. हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया. तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जो हेल्थ स्ट्रीम्स आती है वो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की है. उसमें आयुष, A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी. तो ये जो 5 पैथी है आयुष की, वो सब अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन है. लेकिन अभी हम दुविधा बोले या आयनी बोले तो ये सब सिस्टम को हम ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं. अगर आप देखें तो ये सब चीज़ें मेन स्ट्रीम में नहीं है. जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारी हेरिटेज है हेल्थ साइंस की, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है. मेन स्ट्रीम में अभी हम एलोपैथी देखते हैं. उसका अपना रोल है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे. हम किसी की लाइन छोटी नहीं करेंगे, अपनी लाइन बड़ी करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे हमको वो फॉलो करना है. तो आयुर्वेद के हिसाब से मेनली 2 दिन का हमारा वर्कशॉप है. वर्कशॉप के बाद कुछ पर्सनल चीज़ें आपको सिखाई जाएगी. पर्सनल कंसल्टेशन भी अगर आपको चाहिए आयुर्वेद के बारे में, इस लेक्चर के बाद अगर आपको लगे तो उसके बारे में हम कर सकते हैं. मैं भी आपकी तरह यहाँ का गेस्ट हूँ. मैं पहली बार यहाँ पे जन्माष्टमी के टाइम आया था, दूसरी बार नवरात्रि के टाइम आया, अभी दिवाली के टाइम आ गया हूँ. तो मैं भी यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, नेचर में रहने के लिए आया था. फिर ट्रस्टी जी से बात हुई तो आयुर्वेद के बारे में अभी यहाँ पे पूरा एक्सपांड करने का प्लानिंग है. नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों सिस्टर कंसर्न हम बोल सकते हैं. ठीक है, सिस्टर कंसर्न मतलब क्या, एक ही चीज़ है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है. आयुर्वेद, योग एंड नेचुरोपैथी की सिर्फ लैंग्वेज अलग है, चीज़ एक ही है. तो पूरा हमारा कॉन्सेंट्रेशन उस बेस पे रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. सिर्फ एक चीज़, किसी का अगर मोबाइल साइलेंट नहीं हो तो साइलेंट कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे वो ज़ील से आए हैं, वो हंगर से आए, उसके लिए शायद कुछ लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. नेक्स्ट. तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, यहाँ पे आए हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए. तो सबसे पहले हमको चाहिए स्वास्थ्य. हमें स्वस्थ रहना है. हमारी कोई भी आयु हो, बाल्यावस्था हो, कुमारावस्था हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, तो कोई भी आयु में हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस हमारा स्वास्थ्य रहता है. तो पहले स्वास्थ्य क्या है, WHO की डेफिनेशन हम सिखाते हैं, उसके बारे में नहीं जाएंगे. हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करेंगे. लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मेरा सेशन था, तो 2-3 चीज़ें हमने देखी थी. एक, साइंटिफिक तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी आयु हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं. और दूसरा, जो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी है उसमें हम कैसे वो समझ सकते हैं कि हमारा आयुर्वेद या ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम हमको कैसे काम आएगा. तो मैं 2 तरह से आपको सिर्फ समरी बताता हूँ. पहला हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, जो बातें हमको इजीली समझ में आती है. तो हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य मतलब हार्मनी बिटवीन आवर पर्सनल लाइफ, फैमिली और सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ. ठीक है, अगर इसमें किसी में भी डिस्टर्बेंस हुआ, अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हम स्वस्थ रह पाएंगे. सबसे पहला क्या है,
पर्सनल, अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट है फैमिली और सोशल, दैट इज अवर फर्स्ट सर्कल. फर्स्ट सर्कल भले जिसके साथ हम ज्यादा टाइम नहीं बिताते हो, लेकिन हमारे लिए प्राइम इंपॉर्टेंस हमारी फैमिली और हमारी सोशल लाइफ है. अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, उसमें कुछ घर्षण हुआ, तो हम अच्छे से रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे. तीसरा प्रोफेशनल लाइफ. अभी का जो वर्किंग कल्चर है, तो लेडीज का भी हाउसवाइफ है, साथ में वो जॉब भी संभालते हैं, तो मल्टीटास्किंग लेडीज का हो गया. जेंट्स का भी ऐसा है कि मल्टीटास्किंग बहुत है, सिर्फ दिखता नहीं है. ठीक है, जेंट्स का दिखता नहीं है इसलिए क्योंकि घर पूरा संभालना काम करती है लेडीज, लेकिन जवाबदारी का बोझ किसके ऊपर होता है? जेंट्स के ऊपर. तो वो भी मल्टीटास्किंग है. प्रोफेशनल लाइफ दोनों को संभालनी होती है. तो अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या होता है? उसकी इफेक्ट अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली और सोशल लाइफ पे होती है. और लास्टली स्पिरिचुअल लाइफ, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हर एक का होता है, कुछ ना कुछ एक होता है स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर. उसको आगे बढ़ना होता है या तो फिर समझना होता है कि उसमें हम आगे कैसे जा सकते हैं. तो ये 4 ऐसे पहलू हैं जो हम ज़्यादा ध्यान में लेते हैं प्रैक्टिकली. भले हमको हाईलाइट नहीं होता कि हम ये 4 चीज़ें लेके हमारी पूरी जिंदगी जी रहे. तो अगर ये चीज़ों में कहीं डिस्टर्बेंस है तो हमें सोचना चाहिए, पर्सनल लेवल, फैमिली लेवल, प्रोफेशनल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल पे. उसको ही हम साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिकली और सिंपली भाषा में समझे तो हेल्थ क्या है? इट इज हार्मनी बिटवीन बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड एनर्जी. ओके, हियर बॉडी इज फिजिकल बॉडी, जो शरीर हमको दिखता है बाहर से और जिसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है कि अंदर इतने ऑर्गन्स है, वो इस तरह से काम करते हैं. आपको भी पता है, जनरल फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सबको पता होता है. दूसरा है माइंड. तो फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हमारा मन है. बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप किस पैटर्न से काम कर रहे हैं. आपको खुद को नहीं पता होगा कि आपकी मेंटालिटी क्या है. ठीक है, तो जिस चीज़ के बारे में हमको पता नहीं है, वो चीज़ में हमारी क्यूरियोसिटी नहीं होती. हम क्या करते हैं? रैंडमली लाइफ जीते जाते हैं. हमारे माइंड के ऊपर ध्यान देना, उसको कुछ अपडेट करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ सोचते ही नहीं है. लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, जब कोई भी आपकी हिस्ट्री लेगा हेल्थ के बारे में, तो अगर अच्छा फिजिशियन है तो आपकी मेंटल कंडीशन 100% देखेगा. वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करता है. मन की इफेक्ट शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है. जो भी अभी डिसीज गिने जाते हैं, पहले सोमेटिक था, बाद में साइकोसोमेटिक हुआ, और अभी शायद आगे आएगा कि टोटली इट इज ऑल इन द माइंड. तो वो फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन अभी हम ऐसा सोचें कि मन का बहुत सारा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर होता है. तीसरा है इमोशंस, जो मैंने बोला कि हमारी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई है. उसमें अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ा जाएगा. और लास्ट है एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे. जो 10-15 दिन रुकने वाले हैं, यहाँ के फिजिशियन भी स्पेशल लेक्चर्स लेंगे, तो वो एनर्जी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे. यहाँ पे हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ने वाला है. आप नेचुरोपैथी सेंटर में आए हैं, नेचुरल क्लाइमेट में रहने वाले हैं, पूरा जो शेड्यूल है वो फॉलो करने वाले हैं. आपका डाइट इस तरह से होगा, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलने वाली है, बहुत सारी बातें हैं. तो एनर्जी लेवल आपका एक लेवल पे जाएगा, वो आपको सपोर्टिव है आपकी हेल्थ के लिए, वही आपको फॉलो करना है. इसमें से अगर आप 20%, 30%, 50% जितना फॉलो कर पाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा. हम सुनते हैं कि चलो नेचर के साथ रहना चाहिए, जैसे हमको लाइफ फॉलो करनी चाहिए. अभी आयुर्वेद पूरा व्हाट्सएप पे आ गया. ठीक है, पहले न्यूज़पेपर में था. आयुर्वेद और लाइफ साइंस जो पूरा है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, वो पूरा व्हाट्सएप पे आ गया. लेकिन उसमें क्या है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है. उसमें जनरल दिया हुआ है, अपने लिए क्या है वो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा. तो आपका बॉडी एनालिसिस, आपका डायग्नोसिस, रोगी परीक्षा सब अच्छी तरह से करते हैं.
तो वो सब आपको ध्यान में रखना है कि मेरे लिए कौन सा डाइट सूटेबल है, मेरे लिए कौन सी लाइफस्टाइल, कौन सा योग वो जो सूटेबल है वो आपको फॉलो करना है। वो जितना फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो ये सिंपल वे में हम ये देखते हैं कि ये हेल्थ का स्टेटस है, वो हमें जितना मेंटेन कर पाए, जो हेल्थी है उसके लिए मेंटेन करना इंपॉर्टेंस है, और जिसको कोई डिसीज कंडीशन है उसके लिए क्या है, उसकी रिकवरी आनी चाहिए। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। हम जो बोलते हैं आयुर्वेद में, तो इसको ही थोड़ा संस्कृत भाषा में है, तो चार चीजें दी हुई है। आयुर्वेद मतलब क्या है? पहले तो आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद नहीं है, आयुर्वेद है। कोई आयुर्वेदा बोलता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आयुर्वेद है। आयु मतलब जिसको हम लाइफ बोलते हैं, और वेद मतलब साइंस। तो ये लाइफ का साइंस है, इसलिए पहले मैंने आपको अपनी लाइफ दिखाई। आपकी लाइफ क्या है वो मैंने दो तरह से आपको दिखाई। तो ये साइंस ऑफ लाइफ है। उसको हम ऐसा बोलते हैं कि आयु के कंपोनेंट शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, इंद्रिय मतलब आपके सेंसरी ऑर्गन्स जिसको हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं, जिससे आप शब्द ग्रहण करते हैं, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब आपकी ज्ञानेंद्रिय सेंसरी ऑर्गन्स है। उससे आप एनर्जी परसेप्शन करते हैं। ये सब चीजों से आपके अंदर एनर्जी का इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। बाद में कर्मेंद्रिया है, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी जीवा जो बोलने में काम आती है, क्या बोलते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स, यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये सब चीजें ऐसी है कि यहाँ से एनर्जी बाहर निकलती है। तो हमको क्या करना है, एनर्जी इनटेक और एनर्जी आउटपुट, उसका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अभी कभी भी आपको अनईजी फील हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो एनर्जी लेवल पे डिस्टर्बेंस है, वो यहाँ पे आपको रिपेयर करना है और वो फॉलो करना है। तो इंद्रिया, सेंसरी ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जिससे हम पूरा काम करते हैं, वो बैलेंस होता है। बाद में सत्व, सत्व मतलब अपना मन, और सत्व उसके लिए वर्ड दिया हेल्दी माइंड। माइंड सबके पास है, लेकिन हेल्दी किसके पास है? हेल्दी माइंड किसको बोलेंगे? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, इंद्रिय मतलब सेंसरी ऑर्गन, और कर्मेंद्रिय। सत्व यहाँ पे मन नहीं बोला है, सत्व बोला है मतलब हेल्दी माइंड। हेल्दी माइंड मतलब जब आपको माइंड की जरूरत है तब वो काम करें, जब जरूरत नहीं है तब वो शांत हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आपका माइंड हेल्दी है, आपको उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और लास्ट फैक्टर है आत्मा, जो हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बोलते हैं, उसके लिए भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैं उतना बताऊंगा कि वो आपकी कॉन्शियसनेस है। आप जितना अवेयर रहेंगे, जितना कॉन्शियस रहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो भी चीज़ें आपके आसपास चल रही है उसको आप अच्छी तरह से परसेप्ट कर पाएंगे, आपका डिसीजन आपकी लाइफ के बारे में आप अच्छे से ले पाएंगे। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, वो भी यहाँ पे आपकी बढ़ने वाली है। जो आपको योग, प्राणायाम और जो हीलिंग थेरापी आपको मिलेगी, तो उससे भी ये लेवल आपका बहुत बढ़ेगा। और अभी सर से लास्ट टाइम ही बात हुई थी कि फ्यूचर का हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। अभी हम एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की सब बातें कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर का हेल्थ सिस्टम कैसा होने वाला है? तो सर ने वही बोला कि ये जो हीलिंग थेरापी है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, सब गंदगी कहाँ से आ रही है? अपने मन से आ रही है, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन का इतना सारा तूफान आ रहा है हमारे पास, ठीक है। पहले के ज़माने में रोग क्यों कम होते थे? इतना सोचते ही नहीं थे, ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना है। दूसरा फिजिकल वर्क था, व्यायाम था, स्निग्ध भोजन था, नेचर के साथ रहना था, तो ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। अभी उससे सब ऑपोजिट हम जी रहे हैं, और फिर से हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन का पूरा तूफान आ रहा है। तो क्या होता है, हमारा माइंड कुछ ना कुछ उसमें सोचते रहता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो इंफॉर्मेशन को आपको एनालाइज कहाँ पे करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ऐसे जो भी सेंटर्स है जहाँ पे आपको प्योर नॉलेज, सही नॉलेज मिलता है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, और ये सिस्टम का पूरा आपको ज्ञान लेना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह से मिलता है आपको थेरापी
जीने को मिलती है, लाइफ साइंस जीने को मिलता है, और दूसरा आपको नॉलेज मिलता है अगर आप वो ठीक से ले पाते हैं। तो लेक्चर्स होते हैं, सर के साथ डिस्कशन होता है, उसको आप वैसे ही एवे ही रैंडमली ले लेते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियसली लेते हैं और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अगर वो मॉडिफाई करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो वो हम अपनी तरह से वो बोलते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये आयु के कंपोनेंट है। इसका बैलेंस है, उसको हम हेल्थ बोलेंगे। ये 4 चीज़ों का बैलेंस है, उसको हम हेल्थ बोलेंगे। तो एक ही चीज़ है। तो ये टाइटल इसका है। हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि 3 चीज़ें हमको विज्ञान के बारे में आनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे करनी चाहिए। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो आयुर्वेद क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आयु, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, वो आयु है। उसके बारे में जो साइंस पूरा बात करता है वो आयुर्वेद है। उसको बैलेंस में रखने का साइंस है वो आयुर्वेद है। क्यों है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद कहाँ से आया और क्यों आया। तो सबसे पहली स्लाइड है, प्रीवियस स्लाइड, ये आयुर्वेद के देव है, धन्वंतरी भगवान। सबने स्टोरी सुनी है, देव और दानव के बीच में झगड़ा हुआ अमृत के लिए। उसमें अमृत आया, विष आया, विष शंकर भगवान ने ले लिया। अमृत कौन लेके आए, धन्वंतरी भगवान, वो हमारे देव है, आयुर्वेद के देव है। ठीक है, तो उन्होंने आयुर्वेद धरती पे लाया, वो पूरी परंपरा है। वो ऐसी एक स्टोरी है कि ब्रह्मा जी को स्मृति हुई कि ये पूरा ज्ञान धरती पे आना चाहिए, वो पूरी स्टोरी है। लेकिन ये हमारे देव है, उन्होंने यहाँ पे क्यों लाया। तो मैंने छोटा सा श्लोक लिखा है वहां पे, अथ मैत्री पर पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु शिष्येभो दत्तवान षडभ्यः सर्वभूतानुकंपया। ठीक है, लास्ट में अभी ये सब देव है। धरती पे जो थे वो 2 परंपरा थी, एक आत्रेय परंपरा और एक सुश्रुत परंपरा या धन्वंतरी परंपरा। एक मेडिसिन है और एक सर्जरी है। तो मेडिसिन के जो आचार्य थे वो थे पुनर्वसु आत्रेय। उन्होंने उनके 6 शिष्यों को पूरा ज्ञान दिया। ये सब धरती पे हुआ है, आकाश में नहीं हुआ। ठीक है, क्यों दिया, सर्वभूतानुकंपया। ये साइंस जो इतने लगभग 3000 साल से चला आ रहा है यहाँ पे धरती पे, तो उसका एम क्या है। उन लोगों ने चर्चा की, वो पूरा हिमालय के तट पे उन्होंने चर्चा की। 3000 साल पहले उन्होंने ऐसा सोचा कि सब लोगों को इतने रोग हो रहे हैं, तो वो सब शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा हो रहे और होने वाले। 3000 साल पहले उन्होंने ये सोचा, और सर्वभूतानुकंपया, जो भी प्राणी है उनके ऊपर अनुकंपा करके, उनके ऊपर करुणा करके उन्होंने ये साइंस यहाँ पे लाया। तो उसका प्रयोजन क्या है, नेक्स्ट, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो हेल्थी पर्सन है उसकी हेल्थ की रक्षा करना, और जिसको कुछ डिसीज हुआ है, पैथोलॉजी हुई या पैथोफिजियोलॉजी है, तो उसको आपको ट्रीट करना है। ये दोनों चीज़ें आयुर्वेद में मिलती है, और जो भी ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम है वो सब में अच्छी तरह से मिलती है। तो क्या है और क्यों है आयुर्वेद, यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट, तो अभी हम यहाँ पे क्यों आए, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने बोला कि 2 चीज़ों के लिए आए, हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आए हैं और कुछ ना कुछ नॉलेज यहाँ पे गेन करने के लिए आए हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आयुर्वेद से होता है, नेचुरोपैथी से होता है, और जो मैंने बोला कि आयुष की जो भी पैथी है वो सबसे आपको मिलेगा। उसके सिद्धांत सेम है, सिर्फ लैंग्वेज अलग अलग है। नेचुरोपैथी का जब तक मैं समझता हूँ वो पूरा पंचमहाभूत के ऊपर बेस्ड है। पंचमहाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, और प्रकृति में भी है। तो ये पंचमहाभूत से हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है, पंचमहाभूत से पूरी दुनिया बनी हुई है। उसमें कहीं पे इम्बैलेंस होता है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, पंचमहाभूत से ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आपकी ट्रीटमेंट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपका आकाश गुण, वायु गुण, अग्नि, जल, पृथ्वी गुण सब बैलेंस हो रहा है। वो फ्यूचर में जब भी उसके ऊपर सर बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आयुर्वेद में उसको हम अलग भाषा में सिर्फ बोलते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अलग अलग सिद्धांत हम देखेंगे।
नॉलेज, आप नॉलेज लेने के लिए आए, लेकिन सिर्फ क्यूरोसिटी से आएंगे आप तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या होता है? यहाँ से बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते हैं कि आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। आउटपुट क्या है उसका? यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। तो क्यूरोसिटी मतलब बच्चों का ज्ञान है। बच्चा एक चीज पूछता है, फिर क्या करता है? दूसरी चीज पूछता है, तीसरी चीज पूछता है। क्या मतलब है? एट एंड ऑफ द डे उसको कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हमको क्या करना है? हमारे अंदर एक हंगर होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाना है और लाइफ में फॉलो करना है। तो आपको वो जो नॉलेज है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, योग साइंस का, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं आयुर्वेद में 20 साल से हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है? तो 20 साल मेहनत करके मैं आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, या नेचुरोपैथी सर इतने साल से पढ़ रहे, पढ़ा रहे और प्रैक्टिस कर रहे। हम आपको 5 मिनट में वो ज्ञान दे सकते हैं? आपको मिल जाएगा? आपको क्या लेना है? वो ज्ञान का लाभ लेना है, ठीक है? आपको तैयार मिल रहा है एडवांटेज ऑफ नॉलेज, जो 20 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर इतने साल से कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिशियन बहुत एक्सपीरियंस है। तो उसका सार आपको लेना है। अगर वो आप अच्छी तरह से लेंगे तो आप ये जंग जीत गए, मैं ऐसा समझता हूँ। तो हम यहाँ पे इसलिए हैं, ये दोनों चीजें हमको फोकस करनी है। नेक्स्ट, तीन, ये यहाँ पे सिद्धांत है, थोड़ा कट हो रहा है अभी। 3 चीजें मेरे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर की है, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी। आयुर्वेद जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, योग नेचुरोपैथी मेरा सिस्टर कंसर्न, और हमारे सेकेंड ईयर में भी ये सब्जेक्ट आता है, योग और नेचुरोपैथी साथ में आता है। तो ये जो सिद्धांत है, आयुर्वेद से योग बहुत डीप साइंस है, ठीक है? योग को मुझे लगता है इतना आपको समझना नहीं है, जो यहाँ से आपको बोला जाता है वो फॉलो करना है, कितना आपको सूट होता है वो देखना है, वो उनके साथ डिस्कस करके आपको फॉलो करना है। योग के बारे में आपको उतना सोचना नहीं है, समझना नहीं है, ठीक है? नेचुरोपैथी मेरे हिसाब से अभी के टाइम में देखें तो सबसे प्रैक्टिकल और एक्सेप्टेबल जो भी साइंस है, ये 3 बारे में सोचे तो मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचुरोपैथी है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद पर्सन के पास आप जाएंगे, फिजिशियन के पास जाएंगे, तो आपको क्या पता है सबसे पहले क्या होगा? पथ्य पालन, परहेजी, गुजराती बात, परहेजी पाड़वी पड़से, ठीक है? कोई अच्छे आयुर्वेद फिजिशियन के पास आप गए तो क्या बोलेगा? 7 दिन आपको मुख के पानी के ऊपर रहना है, मैं बोलूँ वो फॉलो करना है तो ही मेरे पास ट्रीटमेंट करो। आएगा कोई? नहीं आएगा, ठीक है? तो ये जो नेचुरोपैथी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद भी ऐसा साइंस है जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आयुर्वेद ट्रीटमेंट का कैंपस ऐसा हुआ तो श्योरली वहां पे आपकी अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद तरह से भी होगी। तो जो नेचुरोपैथी साइंस है वो पूरा प्रैक्टिकल और एक्सेप्टेबल है, पेशेंट अच्छी तरह से वहां से लाभ ले सकते हैं और वो ज़्यादा वहाँ पे फ्लो होता है। मैं ये समझता हूँ जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं या अच्छे से नेचर के साथ रह के स्वस्थ होना चाहते हैं, उसका फ्लो वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसलिए ये 3 चीज़ों के बारे में मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैं आया था उसका एक्सपीरियंस है, वो मैं बाद में बात करूँगा। नेक्स्ट, रतनवीर या तो नेचुरोपैथी सेंटर में आपको क्यों आना चाहिए, और उसको मैं आयुर्वेद के बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो यहाँ का शेड्यूल, तो यहाँ का शेड्यूल 5 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है? आपको 5 बजे उठना है, आपको नेचर वॉक करना है, बाद में आपको आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मेथी का पानी, नींबू मध या तो फिर कड़ू करियातू लेना है। तो ये चीज़ आयुर्वेद में बोली है। हम आज दिनचर्या के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला वहाँ पे क्या लिखा है दिनचर्या में कि आपको ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। मैं आगे सब श्लोक भी बताऊंगा आपको। ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय के पहले 48 मिनट्स, जब भी सूर्योदय होता है, अभी सूर्योदय का टाइम 7 या 7:05 का है, तो प्रीवियस टू 50 मिनट्स ऑफ सूर्योदय आपको उठ जाना है, आपकी कोई भी कंडीशन हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको कंपल्शन है, वो आप फॉलो करेंगे तो आप लंबा जाएंगे, ठीक है? तो एक तो शेड्यूल यहाँ का जो है वो पूरा मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद के बेस के ऊपर है। उसके बारे में भी हम पूरा शेड्यूल भी आगे आगे देखते जाएंगे।
बाद में सब जो ट्रीटमेंट सेक्शंस है, यहाँ के जो ट्रीटमेंट सेक्शंस है, उसको आपको एक बार सिर्फ विजिट करना चाहिए। आप हर एक ट्रीटमेंट ना ले सको अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए कि यह क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी। योग नेचुरोपैथी का यहाँ पे इतना डिटेल में आपको थेरापी मिल रही है कि आप मतलब सोच नहीं सकते। मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो योग का, हीलिंग का जो सेशंस यहाँ पे मिलता है, वो कहीं पे प्रैक्टिकली मुझे तो नहीं दिखा है। नेचुरोपैथी सेंटर पे मैंने पहली बार विजिट की हुई है, तो वो भी मैंने बोला कि सबसे प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे है। तीसरा, फूड। मैं जब भी आया था पहली बार तो फूड के लिए आया था। आयुर्वेद में आहार विधि के बारे में बहुत बोला हुआ है, हम पेशेंट को बहुत बोलते हैं, लेकिन घर पे हम वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर पाते। हमको पता है घर पे क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कुक कर पाए। अभी मैं घर पे बता सकता हूँ कैसे कुक करो, कौन करेगा? ठीक है, मुझे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्यों आया था? ये फूड साइंस पूरा सीखने के लिए। सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर पाऊँ कि ये कुकिंग, आयुर्वेद कुकिंग कैसे होता है। तो मैं मेरी सिस्टर को लेके आया कि चलो तुम सीख लो, तुम घर पे बनाओ, हम दोनों मिलके बनाएंगे। तो ये जो फूड है, आहार विधि जो है, वो भी यहाँ पे आपको एट द बेस्ट फूड आर्टिकल्स और फूड रेसिपीज आपको यहाँ पे बेस्ट मिलेगी। नेचुरल क्लाइमेट, वो बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सब हम सिटी लाइफ से बिलोंग करते हैं, तो हमको नेचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमको हेल्थ मेंटेन करनी है। तो फिजिशियन एटीट्यूड एंड पेशेंट्स मोरल ड्यूटी, ये सिर्फ मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। जैसे मैंने बोला कि अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन का बहुत सारा तूफान आ रहा है। अभी आप फिजिशियन की हालत देखो, कोई भी फिजिशियन रहा, उसकी सुबह से शाम में हालत क्या होती है? सपोज सर कोई भी फिजिशियन है, दिन में 40 पेशेंट को देखते हैं, 40 कंडीशन उसके पास आएगी, सबको उन्होंने 20 मिनट 30 मिनट टाइम दिया है, उसको लोड नहीं होता होगा? कितने रोग हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को डिप्रेशन है, उसको नहीं होता होगा, मुझे हो जाएगा तो क्या है, होता होगा ना। तो वो अपना सत्व कैसे मेंटेन करते हैं? ठीक है, तो आपकी एज अ पेशेंट आपकी मोरल ड्यूटी क्या है? आपको अच्छी तरह से हिस्ट्री देना है, पिन पॉइंट बातें करनी है, और पिन पॉइंट जो वो बोल रहे हैं उसको समझना है। कुछ है तो बाद में क्वेश्चन पूछना है। तो क्या होगा, आपको पिन पॉइंट डायग्नोसिस, पिन पॉइंट ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। तो यहाँ के जो फिजिशियन है, उनका वो जो मैं एटीट्यूड बता रहा हूँ, वो आपको एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री निकालते हैं। जो हम टाइम आयुर्वेद में हम आधा घंटा लेते हैं, कोई भी पेशेंट की अगर हिस्ट्री लेनी तो आधा घंटा लेते हैं, वो टाइम आपको उसके बारे में श्योरली ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, तो अभी पूरा हम आयुर्वेद के ऊपर आते हैं। मैं दिनचर्या के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आयुर्वेद के बारे में आपको जान लेनी चाहिए, तो अच्छी तरह से आप वो समझ पाएंगे। तो आयुर्वेद पूरा अलग अलग सिद्धांत के ऊपर बेस है। सबसे पहला सिद्धांत है दोष धातु मल सिद्धांत। मैं संस्कृत बोलूंगा, लेकिन जो आपको समझ में आए वो भाषा में भी आपको ठीक है। वायु मतलब आप गैस समझते हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा। पित्त मतलब आप एसिड रिफ्लक्स समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। कफ मतलब आप गले का कफ समझते हैं, वो कफ ये कफ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे ये वायु पित्त कफ क्या है। तो त्रिदोष सिद्धांत। धातु, धातु मतलब 7 ऐसे कंपोनेंट दिए हुए जो हमारी बॉडी को संभाले हुए हैं। धारणा धातव, जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शरीर। रस मतलब हम प्लाज्मा ले सकते हैं, बॉडी का जो भी फ्लूइड है जो न्यूट्रिशन का काम करता है, या तो फिर पूरे बॉडी में जो चैनलाइज सिस्टम पूरी है वो हम रस की तरह ले सकते हैं। रक्त हमको पता है, ब्लड सेल्स हम रक्त की तरह लेते हैं। मांस, मसल्स, मेद, फैट, अस्थि हमारे बोन, मज्जा बोन मेरो, और जो ब्रेन में जो मैटर होता है वो शुक्र मतलब हमारा सीमेन। ओके, तो ये 7 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर को धारण किए हुए, इसमें से किसी में भी इम्बैलेंस होगा तो आपको रोग होने वाला है। और कफ मतलब हमारा न्यूट्रिशन
एलिमेंट है। शरीर को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में जो होता है हमारे शरीर के अंदर, और अगर वो बढ़ गया तो फिर आपको वो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगा। ऐसा जो भी है उसको हम कफ बोलेंगे। कफ के लिए बहुत सा अच्छी चीज़ बोली है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलम उच्यते। अगर श्लेष्मा कफ आपका प्राकृत है तो वो आपका बल है, आपकी स्ट्रेंथ है। अगर वो विकृत हुआ तो वो मल है। तो पूरा बल, न्यूट्रिशन, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड है? कफ के ऊपर, या पूरी धातु का जो सार है उसके ऊपर डिपेंड है। तो वायु मतलब कोई भी एक्टिविटी, पीत मतलब कोई भी कन्वर्जन, और कफ मतलब कोई भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। आप सोच सकते हैं, बाद में वो पूरा डीप साइंस है। वायु के 5 प्रकार है, पित्त के 5 प्रकार है, कफ के 5 प्रकार है, वो अपना अपना फंक्शंस करते हैं। लेकिन बॉडी के जो भी फंक्शंस है वो त्रिदोष के द्वारा रेगुलेट होते हैं। हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी कोई बैठे बैठे पैर हिला रहा है, किसी को होता है, ठीक है, तो हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? वो वायु कर रहा है, ठीक है। हमको बोलना नहीं पड़ता कि अभी आपने पुलाव खाया और सूप पिया, फिर उसको पचा दो अच्छे से, बोलना पड़ता है। कौन कर रहा है? पित्त कर रहा है। कल सुबह उठ के आपको भूख नहीं लगेगी, आप तृप्त हो गए, आपको न्यूट्रिशन मिला, आपने बोला, किसने किया? कफ ने किया। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, ये सब चीज़ें अपने शरीर के अंदर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंस इसका है, इसलिए हमको ये समझना चाहिए। और दूसरा हम देखने वाले हैं प्रकृति के बारे में बात करने वाले हैं। प्रकृति मतलब क्या है? हमारा नेचर। तो नेचर को हम बहुत तरह से डिवाइड करते हैं। नेचर मतलब क्या? चिड़चिड़ा, शांत, गुस्से वाला, हम नेचर इस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में नेचर, प्रकृति मतलब उसको दोष के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। वात पित्त कफ, बाद में वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और 3 दोष जिसके बैलेंस है, इस तरह से उनकी प्रकृति दी हुई है। तो ये प्रकृति कहाँ से आती है? हमारा नेचर कहाँ से आता है? कहाँ से मिलता है हमको नेचर? हमारा स्वभाव। ये पूरा अभी ये इंटरेक्शन हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हमारा स्वभाव हमको कहाँ से मिलता है? ये प्रकृति मतलब ये आपके जन्म से डिसाइड हो गई है, उसके बारे में आप बहुत मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ से आती है प्रकृति? हमारे शरीर जो तत्व हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा बनता है। यस, जैसे फायर तत्व है बॉडी में तो गुस्से वाला होगा ज्यादा। यस, वो इंसान गुस्से वाला होगा। ओके, जो और अर्थ है तो हेवीनेस होगा उसमें। यस, ओके। हाँ, आप पंच महाभूत के बारे में बात कर रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ओके। अगर हम शरीर के बारे में सोचें तो वात पित्त और कफ, मन के बारे में सोचे तो सत्व, रज और तम। प्रकृति हम 2 तरह से डिसाइड करते हैं, शरीर की प्रकृति क्या है और मन की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो मन की प्रकृति कहाँ से डिसाइड होगी? आपके जो मानसिक भाव है, सत्व, रज और तम। सत्व मतलब शांत, रज मतलब एक्टिविटी, तम मतलब आलस्य। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो आपको, उसके अंदर तम है। जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर रज है, और जो शांत है उसके अंदर सत्व है। तो प्रकृति हम लोग 3 तरह से एनालिसिस करते हैं। एक तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, और आपकी मेंटल एक्टिविटी कैसी है। हम 3 तरह से उसका एनालिसिस करते हैं, शारीरिक प्रकृति और मानस प्रकृति। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि ये हमको मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई है? वेरी गुड। क्या लिखा है यहाँ पे? शुक्र आर्तवस्थे जन्म आदो। हम कहाँ से बने हुए हैं? मम्मी और पापा से बने हुए, शुक्र और आर्तव से बने हुए। हमारी प्रकृति हमारे जन्म से पहले डिसाइड हुई है। जब कंसेप्शन हुआ, 3 इडियट्स में जैसे बोलते हैं कि वो स्पर्म को रेस करनी पड़ती है, तो वो जब हुआ तभी से हमारी प्रकृति डिसाइड हो गई है। वो वात है, पित्त है, कफ है, सत्व है, रज है, तम है। तो अभी हमको क्या करना है? हमारी प्रकृति समझनी है, उसके हिसाब से जो हमको डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए वो हमको करनी है, ठीक है। वो आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट,
तो ये मैंने सब समराइज़ किया। इसके बारे में हम मतलब प्रकृति एनालिसिस बहुत सारे लोगों का हुआ है, आई थिंक 8 या 10 लोगों का हुआ है। इसमें से अगर हाँ, प्रकृति एनालिसिस किसका हुआ है? 3, 4, 5, ओके, टोटल मेरे पास 6, मेरे पास 10-12 लोगों का डेटा आया है। वो पूरा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आपको भी मज़ा आएगा। वो हम देखेंगे, पूरा सबका प्रकृति एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने समराइज किया हुआ है। वात का नेचर कैसा होता है, पित्त का नेचर कैसा होता है, कफ का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो वात वाले कैसे होते हैं? क्रिएटिव, बहुत बिजी रहते हैं, स्पीडी, जल्दी से काम करते हैं, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, स्टोरी टेलर, मतलब उसको बहुवक्ता बोला हुआ है। भगवत गीता में एक जगह पे बोला है कि बहुभाषी, शायद तम के गुण में कहीं पे बोला हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने वाला, उसको ज़्यादा बोलना चाहिए। वात प्रकृति वालों को बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। इम्पेशेंट, रेस्टलेसनेस, ठीक है, कहीं पे भी शांति नहीं है। सेंसिटिव, उनकी बॉडी भी सेंसिटिव होती है, उनका माइंड भी सेंसिटिव होता है। पित्त मतलब अगर कोई पर्सन एक साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहा है और जिसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मैं पित्त को समराइज करता हूँ। ठीक है, जॉयफुल नेचर, परसेप्टिव, लीडर, शार्प, सब चीज़ें एकदम फोकस से करने वाले, वो पित्त वाले होते हैं। लेकिन वो खुद को बहुत तकलीफ देते हैं, पित्त वाले खुद को बहुत तकलीफ देते हैं। कफ एकदम शांत, लविंग, केयर टेकर, ग्रेसफुल, स्टेडी। तो अभी इसमें से आपको कौन सी प्रकृति चाहिए? वात चाहिए, पित्त चाहिए या कफ चाहिए? तीनों चाहिए, तीनों का बैलेंस चाहिए। हाँ, कफ में, हाँ, ओके, सर ने बहुत अच्छी चीज़ें पॉइंट किए। अभी जैसे मैंने वात का बताया, एक पिन पॉइंट बता कि इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। पित्त का, एक्चुअली पित्त का एक टाइप है साधक पित्त। साधक पित्त पूरा हमारा विल पावर बताता है, हमारी क्या बोलते हैं, जीने की जो क्षमता है, वो साधक पित्त हमारा डिसाइड करता है। कफ, जैसे मैंने बोला कि वो न्यूट्रिशन है, लेकिन जिसका सत्व गुण बहुत ज़्यादा होगा, सत्व वैसे हम पित्त से कोरिलेट करते हैं, लेकिन जो काम और कंपोज्ड है, जो पर्सन आपको लगता है, जैसे आप किसी को सोचते हैं कि ये मेरा गुरु होना चाहिए, मुझे उसको फॉलो करना है, तो वो कफ प्रकृति वाला होगा। किसको भी आप मानते हैं, अब देखो वो कैसे बात करेगा, एकदम शांति से बात करेगा, बोलने से ज़्यादा सुनेगा। ठीक है, तो कफ मतलब मैं सिंगल वर्ड में बताऊं कि द पर्सन यू आर लुकिंग फॉर, the person you are looking for in your life generally is of कफ प्रकृति। वो वेरी करता है बाद में, किसी को वात चाहिए, किसी को पित्त चाहिए, किसी को कफ चाहिए, लेकिन कफ वाले मुझे लगता है कि सेवा बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरह से समराइज करता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा साइंस है। हम आपको बताएंगे भी कि आपकी प्रकृति क्या है। बाद में आपको डाइट, आपको लाइफस्टाइल किस तरह से आपको आपकी फॉलो करनी है, वो हम सब आपको एडवाइस देंगे। नेक्स्ट, तो ये जो प्रकृति परीक्षण है वो 2 तरह से है, हेल्दी पर्सन के लिए भी है और जिसको डिसीज है उसके लिए भी है। क्योंकि अगर आपकी वात पित्त प्रकृति हुई, मतलब आपको वात के रोग, पित्त के रोग ज़्यादा होंगे, और ये सब चीज़ें पूरे दिन में और सीजन के हिसाब से भी एग्रेवेटेड होती है। जैसे अभी जो ऋतु गई वो शरद ऋतु गई, वहाँ पे पित्त का प्रकोप होता है, तो जो पित्त प्रकृति वाला पर्सन है उसको वहाँ पे डिसीज ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है, जो हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो क्या बोलते हैं, जीवेम शरदम शतम। किसी को लंबी आयु की हमें प्रार्थना करनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, जीवेम शरदम शतम, आप 100 शरद जियो। मतलब वो इतनी सेंसिटिव ऋतु है कि आप शरद निकाल दिया आपने, तो आपने पूरा सीजन निकाल दिया, आपने अपना साल सुधार लिया, और वहीं पे हम नवरात्रि कर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों है, आपके दोष के हिसाब से अलग अलग सीजन में आपको कुछ रोग होंगे, वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, किसी को समर में ज़्यादा रोग होते हैं, किसी को विंटर में होते हैं। वर्षा ऋतु तो पूरी रोगों से भरी हुई है, हम ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पे तो आपको बहुत रेजिमेंट फॉलो करना है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में इसके बारे में बात बताऊँगा। तो हमें क्या करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद फॉर लाइफस्टाइल साइंस, हमें क्या करना है, स्वस्थ व्रत का पालन करना है। स्वस्थ व्रत मतलब हेल्दी पर्सन के लिए क्या हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, वो डिसीज पर्सन को भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उसमें मेन है दिनचर्या और ऋतुचर्या। आपको आपका दिन पूरा किस तरह से बिताना है, कौन सी ऋतु है उसके हिसाब से। ठीक है, हर ऋतु में आप एक तरह से फॉलो नहीं करेंगे। हर ऋतु में ठंडे पानी से नहाएंगे, हर ऋतु में गर्म पानी से नहाएंगे, हर ऋतु में स्पाइसी फूड खाएंगे। आप ऋतु के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन किस तरह से बदलना है वो आपको समझना है। ठीक है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि, वो उसके बारे में हमने बहुत बोला। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, आयुर्वेद क्या है। तो 3 चीज़ें मेन है आयुर्वेद में, हेतु, लिंग और औषध। हम कोई भी पर्सन को देखते हैं तो पहले त्रिदोष देखते हैं, बाद में हेतु मतलब कोई भी डिसीज या पर्सन हमारे पास आने का कारण क्या है। लिंग मतलब सिम्टम, वो क्या सिम्टम लेके आया है। और औषध मतलब हम उसको क्या चिकित्सा देंगे। ठीक है, तो आपकी जब भी हिस्ट्री ली जाती है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, आपको डिसीज नहीं पूछते, हमेशा पूछते हैं आपको हाइपरटेंशन है, क्या पूछते हैं, क्या तकलीफ है। आप क्या लेके आते हैं हमारे पास, लक्षण। हम आपके पास से क्या निकालते हैं, जो मैंने बोला आधा घंटा या 10 मिनट, तो सबकी स्किल के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, हिस्ट्री। आपके रोग का कारण, हेतु, लक्षण और हिस्ट्री से हमको क्या मिलता है, रोग का कारण क्या है। तो हम जो बोलते हैं आयुर्वेद मूल से निकालता है तो वो हो पाएगा। ठीक है, रोग का हेतु होता है, उसके हिसाब से फिजियोलॉजी डेवलप होती है, उसके डिपेंड हमको लक्षण मिलते हैं, वो पूरा डायग्नोसिस करके हमको क्या करना होता है, उसकी चिकित्सा करना होती है। तो ये 3 बेस पे पूरा साइंस चलता है, वो भी हम ये डेवलप करने वाला है यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। ये चीज़ें मैंने संस्कृत में लिखी हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको अच्छी तरह से करना है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने बोला कि सबसे पहला दिन की शुरुआत कहाँ से होगी, ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, बाद में क्या बोला है कि आपको शौच विधि, यहाँ पे शौच मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। ठीक है, यूरिन पास हो गया, स्टूल पास हो गया, स्नान सपोज आपने कर लिया, कृत शौच विधि ततः। इंटरनल शुद्धि कैसे होगी, वेरी गुड, ध्यान, प्रार्थना। ठीक है, जो हम अष्टांग योग में बोलते हैं यम और नियम। ठीक है, तो इंटरनल शुद्धि, सुबह का टाइम आपका कैसा होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए, तो आप अपना दिन अच्छी तरह से बिता पाएंगे। तो शुद्धि दोनों तरह से। बाद में ब्रशिंग, हम क्या यूज करते हैं ब्रश में, टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या करते थे और अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं, दातुन, मंजन या दातुन। मंजन बाद में आया, वो एक अच्छा फॉर्म है, हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन दातुन बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अर्क है, पीपल है, खदीर है, करंज है, या सिंपल नीम का। यहाँ पे नीम के बहुत सारे पेड़ है। तो आप क्या कर रहे हैं, सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, नेचर वॉक कर रहे हैं, आपने अपना स्टूल पास कर लिया, नीम की बहुत सारी डाल है वहाँ पे, सिर्फ ये देखिए कि उजाला हो गया है, वो जो पेड़ है वो जाग गया है, बाद में उसको आप तोड़िए। ठीक है, वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो वो दातुन आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। अभी मैं जो सब चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी ट्रीटमेंट में भी काम आने वाली है। देखो वहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है, 2 बार आपको दातुन करना है, प्रातः भुक्त्वा, सुबह और खाने के बाद, वो दोपहर के खाने के बाद भी कर सकते हो,
शाम के खाने के बाद भी कर सकते हैं। वो कैसा होना चाहिए? कषाय, कटु और तिक्त रस का। कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट, फीका फीका जो हम बोलते हैं वो। कटु मतलब तीखा और तिक्त मतलब कड़वा। इसमें से कोई भी एक टेस्ट का आप दातुन चूज कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं। वो हम मतलब डिटेल में बाद में बोल सकते हैं किसके लिए कौन सा है, लेकिन जनरली हम नीम का, खदीर का और करंज का, ये सब लोगों के लिए हम प्रेफर करते हैं। किस तरह से आपको दातुन करना है? भक्षेत दंत पवनम दंत मासानी अबादयन। ब्रश जैसे करते हैं वैसे दातुन करेंगे आप, क्या होगा? आपके गम्स स्वेलिंग हो जाएंगे, उससे ब्लड निकल जाएगा। तो दंत मास मतलब गम्स को तकलीफ ना हो, उस तरह से आपको करना है। किसको नहीं करना है? ब्रश तो सबको करना है, लेकिन दातुन किसको नहीं करना है उसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे। उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन ये साइंस इतना डिटेल है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस कौन सी चीज किसको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, सब बताया। नेक्स्ट, बाद में अंजन। ठीक है, पहले सब लोग करते थे अलग अलग तरह से। आशा पारेख का अंजन फेमस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लेडीज करती है, जेंट्स भी करते हैं। ये पूरा आई डिसीज की ट्रीटमेंट है। अंजन मतलब आई डिसीज की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। उसमें अलग अलग अंजन दिए हुए। जनरली हम 2 तरह के अंजन बोलते हैं। एक जो रूटीन यूज करने चाहिए वो, और एक 7 दिन में एक यूज करना चाहिए जो अपने आंख के दोषों को बाहर निकाल देता है। उसका ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिल रहा है? हाँ, वेरी गुड, आई वॉश। ठीक है, त्रिफला का पानी आप क्या कर रहे हैं? उससे आई वॉश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ, श्रावण आर्थे जो पूरे दोष है वो आपके बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप वो ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी विजन इंप्रूव होती है। ठीक है, अगर आप रोज करते हैं तो आपकी विजन इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, बाद में बहुत सारा दिया हुआ है। ये सीक्वेंस है। अभी देखो, ये दिनचर्या में बता रहा हूँ, मतलब ये सीक्वेंस दी हुई है। एक से दूसरी चीज आपको कौन सी सीक्वेंस में करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या? सुबह उठना है, शौच विधि करनी है, दातुन ब्रश करना है। ठीक है, बाद में अंजन करना है, बाद में नस्य करना है। नस्य मिलता है यहाँ पे आपको, विथ एडवाइस मिलता है। कब मिलता है? सुबह 8 बजे। ठीक है, तो नस्य का आइडियल टाइम वो है जब सूर्य बहुत ज़्यादा ऊपर ना आया हो। पित्त काल जो आता है उससे पहले आपको कर लेना है। डिजायरेबल है खाली पेट करें, थोड़ा सा नाश्ता या लिक्विड आप ले सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से ऊपर की जो भी डिसीज है, ये उद्वा चतुर्भाग हम बोलते हैं, यहाँ से ऊपर की कोई भी डिसीज है अगर है तो वो ट्रीट हो जाएंगे, नहीं है तो आपको कभी नहीं होंगे। नस्य डेली करने के लिए बोला है। 2 तरह से करते हैं हम लोग, एक न्यूट्रिशन के लिए करते हैं और एक दोष निकालने के लिए करते हैं। न्यूट्रिशन के लिए करते हैं वो गाय का घी या तो ऐसे मेडिकेटेड घी, मेडिकेटेड ऑयल जो न्यूट्रिशन देते हैं। और जो हम दोष निकालने के लिए करते हैं उसमें अलग अलग वनस्पति के स्वरस या ऐसा तेल जो वो दोष निकाल पाए। अणु तेल आपने सुना होगा, तो वो दोष निकालने के लिए है। षडबिंदु तेल न्यूट्रिशन और दोष निकालने के लिए दोनों है। पंचगव्य घृत मानसिक व्याधि के लिए है। ठीक है, गाय का घी जनरली न्यूट्रिशन के लिए है। यष्टि मधु घृत शीत गुण वाला है, न्यूट्रिशन देता है। आपके बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे यष्टि मधु घृत का अगर नस्य किया तो। ठीक है, तो ये सब ऐसी चीजें नहीं है कि आपने 2 बूंद डाल ली और वो चला गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा क्या बोला है? नासा ही शीर्षो द्वारम। ठीक है, ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये क्या है? ये जनरेटर है। ठीक है, पूरा बॉडी हमारा यहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, तो उसको पोषण के लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो नस्य है। नासा ही शीर्षो द्वारम। और मैं ये बता रहा हूँ कि ब्लड ब्रेन बैरियर पास करने के लिए सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है घी। वो इंटरनली रहने दो, नस्य के फॉर्म में रहने दो या कोई भी फॉर्म में रहने दो। अगर आपको यहाँ से ऊपर कुछ व्याधि के ऊपर या हेल्दी के लिए कुछ काम करना है तो आपको घी चाहिए। ठीक है, तो नस्य हेल्दी के लिए और ट्रीटमेंट के लिए भी है, बहुत सारे उसके लाभ दिए हुए। बाद में गंडुश। गंडुश मतलब जो हम कोगड़ा कवल करते हैं, कवल में हम क्या करते हैं?
गार्गलिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ पानी या कोई भी क्वाथ है उसको गार्गल करके निकाल देते हैं, माउथ वॉश जो हम करते हैं। गंडूश मतलब क्या है, तेल है, क्वाथ है, स्वरस है, अलग अलग लिक्विड है, उसको आपको थोड़ी देर होल्ड करना है, माउथ में होल्ड करना है, और बाद में जब आपको आंख से पानी निकलेगा तब आप उसको निकाल देना। तो अगर तेल का गंडूश आप करते हैं तो आपका ये पूरा पोर्शन है वो पूरा स्ट्रांग होगा। अगर मध का गंडूश करते हैं तो यहाँ के जो भी दोष है, जैसे किसी को कफ की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, तो वो पूरे दोष बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो नस्य के बाद तुरंत बोला हुआ है। तो नस्य में अगर आप डेली करते हैं, 2 बूंद का भी नस्य करते हैं, तो ऐसा आपको थ्रोट में लगता है, आपको थूकना पड़ेगा। ठीक है, तो नस्य का क्या करता है, वहाँ पे पोषण देता है, वहाँ पे कफ बढ़ने वाला है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अलग अलग गंडूश के हिसाब से आप वो फॉलो कर सकते हैं। बाद में धूमपान। धूमपान मतलब जो पिक्चर से पहले आता है, धूम्रपान सेवक हानिकारक है। ठीक है, तो आयुर्वेद में बहुत ऐसे धूम दिए हुए हैं, आयुर्वेदिक सिगरेट इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें टोबैको बिल्कुल नहीं है, उसमें अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग मेडिसिन ने, मतलब उसको हम एक वर्ती बनाते हैं, उसकी एक सपोजिटरी बनाते हैं, उसका एक हुक्का जैसा यंत्र होता है, वो पर्टिकुलर साइज का होता है, उसमें हम वो वर्ती, वो सपोजिटरी हम जलाते हैं, और पेशेंट को 3-3 पफ लेना है उसका। जैसे हुक्का बार में हम पफ लेते हैं तो 3-3 पफ लेना है। इस तरह से पूरे 8 काल दिए हुए, पूरे दिन में आपको 8 बार वो धूमपान आप कर सकते हैं। तो वो भी ट्रीटमेंट बेस के ऊपर भी है, और डेली भी आपको करना चाहिए। तो ये धूमपान क्या करता है, एक्सेसिव कफ जो भी रहा वो पूरा निकाल देगा। बाद में तांबुल सेवन, तांबुल मतलब पान खाए सैया हमारो। ठीक है, तो सुबह सुबह पान खाने के लिए बोला, तो क्या होगा उससे, दंत धावन के बाद जीवा निर्लेखन करना है। ठीक है, ओल उतारना है, तो उससे क्या होता है, वात दोष दूर करेगा, और टेस्ट बर्ड को फिर से स्टिमुलेट करेगा। बहुत सारे लोग हम प्रैक्टिस में ऐसा देखते हैं, क्या करते हैं, मैंने सुना है, ठीक है, कि ब्रश किए बिना पानी पी लिया, बेड टी, ब्रेकफास्ट ले लिया, और वो लॉजिक क्या देंगे, पता है आपको उनका लॉजिक, हाँ कल रात को किया था, और वैसा बोलते हैं कि रात को हमारे जो म्यूकोजा है, बकल म्यूकोजा है, उसमें कुछ डिजायरेबल चीज़ें हैं, अगर वो पेट के अंदर जाएगी तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो डिजायरेबल चीज़ों के साथ कुछ गंदगी भी होगी ना, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस नहीं करना है हमको। हम क्या करते हैं, जीवा निर्लेखन करते हैं, तो क्या होता है, हमारा मुंह फीका हो जाता है। ठीक है, तो वो टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करने के लिए, क्योंकि आगे हम क्या करने वाले हैं, नाश्ता करने वाले हैं, तो वो नाश्ते का रस हमको पूरी तरह से मिले और वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो, उसके लिए तांबुल सेवन बोला है। बाद में अभ्यंग, अभ्यंग मतलब मसाज, रोज करने के लिए बोला है। अभ्यंगम आचरित नित्यम सजराश्रम वातः, रोज आपको अभ्यंग करना है, उसमें भी 3 जगह पे खास करना है। शिरः श्रवण पादेशु तम विशेषण शीलयत, शिरो अभ्यंग, श्रवण मतलब कान में, और पाद मतलब पैर के तलिए पे। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसी है, शिरोभ्यंग क्यों करना है, ये हमारा हेडक्वार्टर है, कर्णपुरण एक ऐसा द्वार है जैसे नासा है वैसे, और पैर का तलिया, आपने बहुत सुना होगा एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूपंक्चर के बारे में, सब इमेजेस आती है। तो पैर के तलिए में अपने सब बॉडी ऑर्गन के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको मिलता है पादाभ्यंग, मिलता है, मिलता है, कौन से पर्पस के लिए है, सॉरी, नींद अच्छी आती है, और दृष्टि आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। 2 चीजें, नींद अच्छी आती है और आपकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, पादाभ्यंग अगर आप ठीक से करते हो तो ये पूरा साइंस वहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सी चीजों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या लाभ है। स जराश्रम वातः, जरा मतलब
वृद्धावस्था रोक सकता है अगर आप रोज अभ्यंग करते हो तो। ठीक है, श्रम, थकान लग रही है, आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है, आपने अभ्यंग कर लिया, बाद में स्वेदन कर लिया, तो आप पूरा फ्रेश होके आएंगे। वातहा, वायु, वायु प्रकोप हम जनरली कोई भी बॉडी पेन को बोलते हैं। कोई भी बॉडी पेन आपको है तो वो वायु की वजह से है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें अभ्यंग एडवाइजेबल नहीं है, बाकी जनरली जो भी आपकी बॉडी पेन की, जॉइंट पेन की जो भी कंडीशन है वो पूरी अभ्यंग से आप ट्रीट कर सकते हैं। दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु, अभ्यंग से क्या होगा? दृष्टि प्रसाद, जो मैंने बोला विजन इंप्रूव होगा। पुष्टि, पुष्टि मतलब न्यूट्रिशन, आपका बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा लेकिन आपकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आयु, आपकी आयु बढ़ेगी। ठीक है, अभ्यंग का इतना असर है। स्वप्न सूत्वकत्व दाढ़्यकृत, नींद अच्छे से आएगी। सूत्वकत्व मतलब आपकी स्किन का लश्चर बढ़ेगा। दाढ़्यकृत मतलब मसल का टोन इंप्रूव होगा। तो ये सब चीज़ें अभ्यंग से मिलेगी। अभ्यंग के लिए जनरली रूटीन में आप तिल तेल का अभ्यंग कर सकते हैं। जनरली मेडिकेटेड ऑयल, बला तेल, क्षीर बला तेल आता है, घर पे करना है तो वो कर सकते हैं। बाद में एडवाइस जो आपको फिजिशियन देते हैं उसके हिसाब से आप घर पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, अभी कुछ एडवाइस आपको मिल रही है, ये सब चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहली एडवाइस, कहीं पे भी जाएंगे तो क्या होगा? व्यायाम, एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, मॉर्निंग वॉक तो कितने टाइम लिखा हुआ है? नेचर वॉक आधा घंटा कंपल्सरी है। बाद में योगा 1 घंटे का, ठीक है, उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी है। तो व्यायाम कंपल्सरी है। क्या करता है व्यायाम, क्या होता है व्यायाम से, वो उसमें हम बाद में जाएंगे। स्ट्रेच करता है और मसल का पावर बढ़ाता है, वेरी गुड। और सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, वेरी गुड। स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। क्या करता है? लाघवम कर्म सामर्थ्यम, व्यायाम आप करेंगे तो आपको लाइटनेस फील होगी। ठीक है, कर्म सामर्थ्यम, आप पूरा दिन अच्छी तरह से बिता पाएंगे। जो व्यायाम करता है सुबह, स्पेशली सूर्य नमस्कार करता है, पॉसिबल नहीं कि दिन में कभी वो आलस करे। ठीक है, दीप्तो अग्नि मेधस क्षय, अग्नि मतलब आपकी जठराग्नि, आपका मेटाबॉलिज्म पावर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। बाद में आप कुछ भी करेंगे। मैंने बोला कि पहले लोगों को डिसीज क्यों नहीं होते थे? 3 चीजों की वजह से। एक तो वो व्यायाम करते थे, एक स्निग्ध भोजन करते थे, और तीसरा वो नेचर के साथ रहते थे। ये 3 चीजों की वजह से उसको कुछ नहीं होता था। हम हमारे गुजरात की प्रैक्टिस भी देखें तो बहुत सारे विरुद्ध आहार है। दूध खिचड़ी साथ में, दूध और पिकल अथाणा साथ में, तो ये सब विरुद्ध आहार है। दूध और खट्टी चीजें, दूध, डुंगળી, कांदा। तो पहले नहीं होता था किसी को डिसीज, क्यों? वो ये चीजें फॉलो करते हैं। लेकिन वो क्या होता है पता है? जब ओल्ड एज में ये सब चीजें हम नहीं कर पाते, ओल्ड एज में क्या होता है? तो भोजन नहीं कर पाएंगे, घी नहीं खा पाएंगे, तेल नहीं खा पाएंगे, व्यायाम नहीं कर पाएंगे, खेती का काम, नेचर के साथ जो रहना वो नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? जो कचरा हमने जमा किया हुआ है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, विभक्त घन गात्रत्व मतलब 6 पैक। विभक्त मतलब अलग अलग आपको दिखता है, और घन मतलब उसकी स्ट्रेंथ। जो पर्पस आप जिम के लिए जाते हैं वो व्यायाम से हो सकता है। जिम में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शेप देना है तो आप जिम में जाइए। तो जनरली जो आप करते हैं व्यायाम, और जो आपको एडवाइस करते हैं अलग अलग, वो उससे करना है। अभी प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है व्यायाम में? प्रिकॉशंस क्या लेना है? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी की डेथ हुई। क्यों हुई? ओवर एक्सरसाइज। एग्जांपल सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं, शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला मल्होत्रा तो जीवन ओके। तो उसकी मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए कि
अपनी स्ट्रेंथ वो देखे बिना हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसका पर्पस अलग होता है, तो वो भी हमको देखना है। तो क्या बोला यहाँ पे, अर्धशक्तया निशव्यस्तु बलिभिः स्निग्ध भोजिभिः, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और जो स्निग्ध भोजन करता है, ऐसे लोगों को अर्धशक्तया, अपनी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो आधी स्ट्रेंथ यूटिलाइज करते हुए आपको वो करना है। तो उसके फीचर भी बोले हुए हैं कि अर्धशक्ति आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके फॉरहेड पे आपको स्वेटिंग आ रहा है और आपको लग रहा है कि अभी आप हाफ रहे, तो आपको स्टॉप करते हैं, वहाँ से आगे नहीं जाना। किसको व्यायाम नहीं करना है, जो वात पित्त के रोग जिसको है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, और जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन का अजीर्ण है, इन लोगों को नहीं करना है। उसका पर्टिकुलर रीज़न है। ज़्यादा व्यायाम से क्या हो सकता है, एक्सेसिव थर्स्ट, धातु क्षय मतलब इमेशिएशन, प्रथमक एक श्वास का टाइप है, मतलब ब्रोंकियल अस्थमा के आगे का स्टेज है, रक्तपित्त, हेमरेज, ठीक है। तो शायद उसकी डेथ जो हुई है वो हार्ट की कैपिलरी रप्चर होने से हुआ हो, तो उसको हेमरेज बोलते हैं। श्रम, ज़्यादा थकान लगेगी। क्लम, जिसके लिए हम कर रहे हैं पूरी दिन हमको एनर्जी चाहिए, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, आपको आलस्य होगा। अति व्यायामतः कासो ज्वर सदृश जायते, एक्सेसिव कफिंग, फीवर और उल्टी, इतने सारे रोग या कंडीशंस आपको हो सकती है अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो, ठीक है सर। टाइम जब भी होगा तब बोलिए। टाइम तो लगभग हो गया है, लेकिन वी कैन स्पेयर 15 मिनट, और अगर कोई जगह रुकते हैं हम तो उसको कल कंटिन्यू करेंगे। यस, ओके, ठीक है ना। यस, लेकिन 15 मिनट तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटरेक्शन के लेवल पे रखें। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह आ रहा है तो, और फिर द नेक्स्ट सेशन वी विल डू इट टुमारो। ओके, ओके। So I'll move to a couple of slides and then I'll stop. Next. Udvartasana next. Okay, previous. Okay, यहाँ पे मेरा अभी का काम, आज का दिन का दिनचर्या का खत्म हो रहा है। व्यायाम के बाद उद्वर्तन मिलता है आपको, पाउडर मसाज यहाँ पे होता है, ठीक है। उद्वर्तन क्या है, पाउडर मसाज। जनरली हम जो ग्रेन होते हैं, ग्रेन आर्टिकल्स होते हैं, मूंग है, चना है, ज्वार है, उसका हम फाइन पाउडर नहीं करके कोर्स पाउडर करते हैं और उसको बॉडी में हम मसाज तेल का कैसे करते हैं, अनुलोम, मतलब ऊपर से आपको नीचे जाना है। उद्वर्तन पाउडर मसाज आपको नीचे से ऊपर आना है। तो जनरली जिसको ओबेसिटी है, जिसको कफ गलाना है, मेद गलाना है, उसके लिए उद्वर्तन इज अ बेस्ट ट्रीटमेंट। तो क्या बोला उसके लिए, कफ हरम मेदसह प्रविलायनम, मेद पिघलाएगा, कफ को रिड्यूस करेगा। स्थिरीकरणम अंगाना, आपके अंग को स्थिर करेगा। जो व्यायाम करता है, जो अध्ययन करता है, वो पाउडर मसाज से भी होगा। ये सब चीज़ें ओबेसिटी वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। पाउडर मसाज, त्वक प्रसादकरण, मतलब आपकी स्किन का लश्चर भी बढ़ाएगा। वो कौन सा पाउडर आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो उद्वर्तन बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। बाद में स्नान, ठीक है। इतनी चीजें करने के बाद आपको स्नान करना है, सोचिए कितना टाइम लगेगा। ये मेरे लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं इतने साल से आयुर्वेद में हूँ। दिनचर्या लोगों को समझाना, दिनचर्या लोगों को एक प्रैक्टिकल देना, इतना सोचना मुझे कितना टाइम लगेगा और मेरा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये 4 चीज़ें मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ये चीज़ें आप समझ पाए तो एक फिजिशियन आपको बोल सकता है आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन देख के कि आपको दिनचर्या 20% फॉलो करना है, 50% फॉलो करना है या 100% फॉलो करना है। अब ये सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा सुबह से उठ के स्नान में जाने के लिए, ये सब चीज़ें करके। ये आइडियल कंडीशंस है, तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसमें व्यायाम हमने ले लिया तो 7:30 बजे तक सूर्योदय के बाद हम व्यायाम करेंगे, तो और एक अपना आधा पौना घंटा निकल गया। आप अगर सूर्योदय से पहले जागते हैं, 6 बजे जागते हैं जनरली भी,
तो आपको 9 बजे स्नान करना है। भाई अब आपका ऑफिस का टाइम देखिए, हो पाएगा? कितना हो पाएगा? 20%? जो वर्किंग पर्सन है उसके लिए 20% आई रिकमेंड। ठीक है, जो घर पे रहते हैं उसके लिए 50% आई रिकमेंड। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है, ये इन्वेस्टमेंट है, अपने खुद के लिए इन्वेस्टमेंट है। अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, इसका आप खर्चा देखो, तो वो प्रैक्टिकल हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। अभी मैं इतने साल से आयुर्वेद में हूँ, आपको क्या लगता है ये सब मैं कर पाता हूँ? तो यहाँ पे क्यों आता? अगर मैं खुद कर पाता तो यहाँ पे क्यों आता? ठीक है, तो मैं पूरा प्रैक्टिकल साइंस के ऊपर क्या बोलते हैं उसको मानता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल और एक्सेप्टेबल साइंस है। तो ये सब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको हम सर ने और ट्रस्टी सर ने सपोर्ट किया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दिनचर्या कैसे आपको फॉलो करना है, वो स्नान के बारे में बोला है। दीपनम वृष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा त्रुट दाह पाप माजितम। उसके लाभ है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन स्नान के बारे में एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से नीचे गर्म पानी से स्नान करना है, यहाँ से ऊपर गर्म पानी से स्नान बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सीजन के हिसाब से आप एकदम वार्म वाटर यूज करें तो ठीक है। अगर यहाँ पे आप गर्म पानी करते हैं यहाँ से ऊपर, तो आपकी दृष्टि और आपके केश डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे दिया है, उष्णा अंबुना अधकायस्य परिशेको बलावह। अधकाय मतलब यहाँ से नीचे आपको उष्ण जल से स्नान करना है, और उत्तमांगस्य मतलब ऊपर का भाग है उसमें आपको गर्म पानी नहीं करना है। क्यों? बलरत केश चक्षुषाम, केश और चक्षु का बल वो मिटा देता है। स्नान किसको नहीं करना है वो भी दिया हुआ है। स्नान करने के बाद आपको नाश्ता करना है, आहार विधि हम नेक्स्ट लेक्चर में कल बताएंगे। और ये है कि कल से हम 2-3 चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो ये प्रकृति एनालिसिस का अगर होगा, सबका इंटरेस्ट है किसी को तो वो भी हम करेंगे। और दूसरा ये है कि जो तारापति का सेंटर है वहाँ पे एक शेफ स्टूडियो स्टार्ट हुआ। तो अभी आंवला की सीज़न है, ठीक है, सब लोग हेयर ऑयल बनाते हैं घर पे, और हेयर ऑयल की रिक्वायरमेंट मेरे जैसे लोगों को भी होती है, ठीक है, मसाज के लिए। तो जनरली हम क्या करते हैं घर पे, बहुत लोग घर पे हेयर ऑयल बनाते हैं, आंवला का तेल। तो हम तेल में आंवला का पाउडर या तो फिर सूखा हुआ आंवला उसको उबाल देते हैं, जला देते हैं और फिल्टर करके हम ऐसा मानते हैं तो उसमें आंवला के एक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आंवला तेल या यष्टिमधु तेल भी बोलते हैं उसको बनाने की शास्त्रोक्त विधि दी हुई है, वो हम आपको सिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, वो आप फिर घर पे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो जिसको भी सीखना है, वो पूरा 2 दिन का प्रोग्राम है, दोनों दिन 1-1 घंटा उसका लगेगा। चार्जेस जो भी है वो हम बाद में डिस्कस करके आपको बताएंगे, क्योंकि वो सब पूरा आपको अभी वो नॉलेज प्रैक्टिकल सब आप लेके जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कोई ब्यूटिशियन कोई है या वो लाइन से कोई क्या कहते बिलोंग करते हैं तो उसके लिए ये पूरा उसका बिजनेस हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद कॉस्मेटिक जो भी है वो सब ब्यूटी पार्लर वालों के पास है। ठीक है, उसमें आयुर्वेद को कोई पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे क्या किस तरह से वो होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन आप करवाए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जिग्नेश जी। इन्होंने जिस तरह से बहुत डिटेल में जा कर के नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, द साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ हीलिंग, इसको जो ब्रिज किया है, ऐसे वैसे तो मैं जिन प्रैक्टिसेस के दौरान आयुर्वेद की दवाइयाँ लेकर के पेशेंट्स आकर के बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें ये लगता है कि
सब बस दवाइयाँ दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल के बारे में कोई खास चर्चा कोई किसी से नहीं करता, लेकिन जिस तरह से आपने इसको किया है, और इट इज़ वेरी इंसाइटफुल फॉर बोथ ऑफ अस, नॉट ओनली यू, ऑल्सो फॉर द डॉक्टर्स। आई होप अदर डॉक्टर्स आर देयर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी विषय है कि यू नो अबाउट योर सेल्फ, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल इन आयुर्वेदा। कैसे पॉसिबल होगा, इन्होंने एक रास्ता बताया है, वो चैनल खोलने की कोशिश की है। इज़ हियर, सैटरडे तक हमारे साथ हैं ये, आई थिंक संडे मॉर्निंग तक। तो उस चैनल में हम क्या चाहते हैं, इसको और इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, है ना। तो जैसे हम बैठ करके सुनते रहें, तो लेट्स मेक द नेक्स्ट सेशन मोर इंटरैक्टिव। और अगर आप लोग थोड़ा और उसका इम्पल्स रहेगा आपके अंदर इंटरैक्शन का, तो हम कोशिश करेंगे कि टुमारो इज़ फ्राइडे, डे आफ्टर टुमारो इज़ सैटरडे, तो सैटरडे को भी एक सेशन रखेंगे, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन आवर इंटरेस्ट। दूसरा हिस्सा की जो इन्होंने बोला कि बॉडी एनालिसिस, तो उसके लिए ये बैठेंगे, कल हम इनको एक जगह बनाएंगे अपने साथ। सो दोज हु आर, जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं बॉडी एनालिसिस में, वो सब अपने अपने आप को एनालाइज करें। और तब जैसे इन्होंने बोला कि आपके दोष के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से आपके दिनचर्या में बदलाव होना चाहिए। किसको ठंडे पानी से नहाना है, किसको नहीं नहाना है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो हमारे सामने भी आते हैं, और हम इन चीज़ों को भली भांति आपके लेवल पे, एट द पर्सनल लेवल, कस्टमाइज्ड, टेलर मेड लेवल, हम उसको कर पाएंगे। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एवरीबडी हियर, एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल। हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आपको। समापन करेंगे, धीरे धीरे हम लोग लास्ट